जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि इससे पहले हमने हमारे जो 4 वीडियोज़ आए हैं, मनोविज्ञान विषय पर आधारित वीडियोज़ यहाँ पर डाले गए हैं। मनोविज्ञान विषय के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में समसामयिकी का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता में एक अहम रोल प्ले करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर अभ्यर्थी तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो समसामयिकी का ध्यान नहीं देते हैं और जितने भी परंपरागत विषय हैं, परंपरागत विषय सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, इन सभी विषयों में उलझे रह जाते हैं। वास्तव में समसामयिकी का अपना महत्व होता है प्रतियोगिता में। समसामयिकी पर यदि कोई विद्यार्थी कमांड बना लेता है तो वह अपने सक्सेस होने की दर को बढ़ा लेता है। प्रतियोगिता में अपने एक अव्वल स्थान, एक अच्छे नंबर, अच्छे अंक लाने की स्थिति में होता है। ज़्यादातर अभ्यर्थी समसामयिकी को 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि तैयारी के लिहाज से ठीक नहीं होता है। समसामयिकी को पढ़ने का एक अलग तरीका होना चाहिए और जैसे अन्य विषयों को पढ़ा जाता है उसके साथ साथ समसामयिकी की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर, आजकल की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। करंट अफेयर से कभी कभी 10 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से कम तो आते ही नहीं हैं। इसलिए करंट अफेयर को भी अपने तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर की सीरीज में राष्ट्रीय परिदृश्य, पुरस्कार, खेलकूद और अन्य चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई चर्चित स्थल है, कोई बहुत चर्चित टॉपिक है, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है। कोरोना पर तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इस समय कोरोना में, करंट अफेयर में कोरोना की हवा चली है। लेकिन वास्तव में क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस टॉपिक को हम तैयार करके जाते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, वास्तव में वहाँ से प्रश्न ना पूछ करके एग्जामिनर लोग बहुत चालाक होते हैं, वो दूसरे दायरे से प्रश्न पूछ लेते हैं। इसलिए जो भी परंपरागत जो पूछे जाते हैं, ट्रेंड में जो भी प्रश्न होते हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनको तैयार करना ज़रूरी होता है। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग करंट अफेयर की एक नोट्स बना लें और नोट्स बना के लिखते जाएं। धीरे धीरे करंट अफेयर, मैं अपने करंट अफेयर की सब जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी तथ्य हैं, सारे तथ्य यहीं पर खड़े होकर मैं पढ़ाने वाला हूं विकास सिविल एकेडमी के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपसे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ पर मेहनत करने वाला हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप जितना समय मैं यहाँ मेहनत करता हूं, आप अपना समय दें और जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पूरी नोट्स बना के उसको बराबर देखते रहें, क्योंकि जो वेस्टेज चीज़ है उसको मैंने छांट दिया है। जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं इससे पहले और जो फिर बार बार परंपरा में फिर से उनको पूछा जाना है, वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। इसकी दूसरी सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी, उसमें भी मैं इसके आगे के जो पुरस्कार हैं उनको कंप्लीट करवाऊँगा। सबसे पहले पुरस्कार में पहले नंबर पर मैंने आज रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए हैं, इसके पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपी पीएससी की परीक्षा हो, चाहे आरओ रहा हो, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं को वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें 7 कविता संग्रह, कविताओं का जो संग्रह था उसकी संख्या 7 थी,
4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक संस्मरण और 1 महाकाव्य को चुना गया। और इसको पुरस्कार घोषित, जितने दिखाए गए हैं बोर्ड पर, साहित्य अकादमी ने इन सभी को चुना और इन सभी के लिए पुरस्कार घोषित किए। इस पुरस्कार के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। पुरस्कार देने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जी कर रहे थे। भाषा में यहाँ देखिए, भाषा है, लेखक है, कृति है। किस भाषा से संबंधित किस लेखक को और किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया, व्हाइट बोर्ड में स्पष्ट है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि हिंदी भाषा के लिए अनामिका जी को दिया गया। इनकी कृति जो थी टोकरी में दिगंत, इनको 2014 की इनकी जो कृति थी टोकरी में दिगंत, इसको दूसरी भाषा में एक नाम थेरी गाथा भी कहा गया, थेरी गाथा। तो टोकरी में दिगंत के लिए अनामिका जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम जी हैं। इनकी जो कृति थी व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। दूसरा पुरस्कार पर यदि हम चर्चा करें, दूसरा पुरस्कार है मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर पुरस्कार 2020। मैन बुकर पुरस्कार 2020 19 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क में इस समय रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में बसे हैं। स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को 2020 का मैन बुकर पुरस्कार, 2020 का प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और ये इनके पहले उपन्यास को मिला है। सबसे थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है कि डगलस स्टुअर्ट जी का जिस उपन्यास को मैन बुकर प्राइज दिया गया, वो उनके पहले उपन्यास को मिला जिसका नाम था सग्गी बेन। सग्गी बेन के लिए दिया गया। मैन बुकर प्राइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है और यह उपन्यास के लिए दिया जाता है। उपन्यास में जो अच्छी कृतियाँ होती हैं, उपन्यासों में जो सबसे अच्छा होता है, उस उपन्यास को मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी भी इसमें शामिल रहीं। अवनी दोषी मैन बुकर पुरस्कार में दौड़ में शामिल रहीं। ये जो अवनी दोषी भारतीय मूल की जो लेखिका थी, ये भी इसमें शामिल रही। ये तथ्य इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मैन बुकर पुरस्कार में भारतीय महिला निम्न में से कौन सी भारतीय महिला दौड़ में सम्मिलित रहीं या दौड़ में शामिल रहीं? तो अवनी दोषी जी मैन बुकर प्राइज पुरस्कारों की दौड़ में शामिल रहीं। अगला हमारा है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये जो संस्था है, ये पूरे वर्ल्ड में पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है। और इस बार पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो घोषित किए गए हैं, अभी अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी को और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी को संयुक्त रूप से यह टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि 2019 का, 2018 का या 2020 का टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया।
तो इस बार 2020 में जो पुरस्कार टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है वह अमेरिका के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय जी हैं और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहे, चुनाव में भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे। और अमेरिका तो जानते हैं लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, वहाँ जो भी स्पष्टता है, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत सही हैं। ट्विटर हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति झूठ नहीं लिख सकता है। यहाँ तक कि इसके पहले वाले जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी अपना झूठा प्रचार यदि करते थे तो सीधे सीधे उसमें टैग लगा देता था, फेसबुक या गूगल या ट्विटर टैग लगा देता था कि यह सूचना भ्रांतिमय है। तो वहाँ से हमें कुछ सीखना चाहिए। फिलहाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन जी और वहीं के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है 29वां सरस्वती पुरस्कार। 29वां सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2019 में 29वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार दिया गया है वासुदेव माही जी को। वासुदेव माही जी सिंधी साहित्यकार हैं और इनकी एक छोटी कथा थी, लघु कथा चेकबुक के लिए इनको जो है 29वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया। प्रश्न कैसे पूछेगा कि 29वां सरस्वती पुरस्कार निम्न में से किस साहित्यकार को दिया गया, या फिर दूसरे हिसाब से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 29वां साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कथा को या किस कृति को दिया गया। तो यहाँ पर दो तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं। एक 29वां, आपको ये क्रम याद रखना है कि 2019 में जो सरस्वती पुरस्कार दिया गया उसका क्रम क्या था, वो क्रम 29वां था और ये किसको मिला, सिंधी साहित्यकार। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि 29वां सरस्वती पुरस्कार वासुदेव माही जी को मिला, ये किस भाषा के साहित्यकार थे। तो ये सिंधी भाषा के साहित्यकार थे और इनकी जो लघु कथा थी वो चेकबुक थी। 2018 में 28वां पुरस्कार घोषित हुआ था जो कि शिवा रेड्डी जी को मिला था। एक तेलुगु कवि थे और इनकी कविता थी पक्की ओत्ती गिलते। पक्की ओत्ती गिलते के लिए इनको 28वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है 29वां व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा जी को मिला है। नासिरा शर्मा जी एक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास कागज के नाव के लिए इनको 29वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि 29वां व्यास सम्मान किस कृति के लिए दिया गया, तो कागज के नाव के लिए दिया गया और किसे दिया गया, नासिरा शर्मा जी को दिया गया। अगला है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता में स्पष्टता और पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के लिए और लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए ये जो है पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। 2 अगस्त 2019 को एक भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, जिसमें भारत के रवीश कुमार जी थे। रवीश कुमार जी NDTV चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनको यह पुरस्कार आवाज़हीन को आवाज़ देने के लिए तथा स्पष्ट पत्रकारिता करने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसकी घोषणा 2 अगस्त 2019 को की गई।
तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किस भारतीय व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019-20 देने की घोषणा की गई। तो भारतीय पत्रकार रवीश कुमार जी को, जो कि एनडीटीवी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, भारत से हैं, इनको ये पहले व्यक्ति थे भारत के, और 4 विदेशी लोगों को मिला है। 4 विदेशी लोगों में है रेमुंडो पुंजाते केओयाब, ये फिलीपींस के हैं। किम जोंग की दक्षिण कोरिया के हैं। किम जोंग वो मत समझ लीजिएगा कि उत्तर कोरिया वाले किम जोंग वो दूसरे हैं, ये दक्षिण कोरिया के हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। किम जोंग की इनका नाम है, दक्षिण कोरिया के हैं। उसके बाद है को इसबे बिन, ये म्यांमार अर्थात बर्मा के हैं। और फिर उसके बाद है अंखाना नील पायजीत, ये थाईलैंड के पत्रकार हैं। तो कुल 5 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 2 अगस्त 1919 को दी गई। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर रवीश कुमार जी भारत से संबंधित जो तथ्य हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। विदेशों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग अच्छा करते हैं उनसे संबंधित तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 ये 59वां संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया गया और यहाँ जमैका की टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019, इनको टोनी एन सिंह को चुना गया और यह प्रतियोगिता लंदन में आयोजित की गई। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि टोनी एन सिंह जमैका की हैं। जमैका की यहाँ से प्रश्न ये कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह कहाँ से हैं, तो जमैका की हैं ये। दूसरे नंबर पर फर्स्ट रनर अप रही हैं ओपीली मोजिनो, फ्रांस की हैं ये। फ्रांस की ओपीली मोजिनो हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही हैं मिस वर्ल्ड 2019 की। उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर यानी सेकंड रनर अप रही हैं। तो इनका नाम भी, ये भी दौड़ में शामिल थी। प्रतियोगी परीक्षा में जब यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो पूछ लेगा कि मिस वर्ल्ड 2019 29वां संस्करण की विजेता कौन रही, तो विजेता टोनी एन सिंह रही। या फिर दूसरे प्रकार से यह पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2019 29वां संस्करण में भारत की सेकेंड रनर अप कौन थी, भारत की कौन सी अभिनेत्री शामिल रही, दौड़ में शामिल रही। तो वहाँ पर ये उत्तर होगा सुमन राव जी भारत की तीसरे स्थान पर रही। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक था, ये जानबूझकर मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाया हूँ। इसके बाद हम एक बड़े वीडियो के साथ आएंगे और पुरस्कार को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। पुरस्कारों में हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित दायरे से ही पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरे के पूरे करेंट अफेयर भी एक निश्चित दायरा से पूछा जाता है। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, 10 मैगजीन लेके इधर उधर भटकते रहते हैं और करेंट अफेयर को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो करेंट अफेयर को हमको एक मुख्य धारा में लेके चलना है। सीधा सीधा जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे हमें तैयार कर लेना है। ज़्यादा इसमें घुसने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम फंस जाएंगे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आज का दिन आप लोगों का मंगलमय हो। आपके लिए शुभ संध्या और मैं आपके लिए अच्छी विशेष करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।